हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं मोना अग्रवाल आज स्टार्ट कर रही हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड पेपर, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार। इसमें हम बैंक से संबंधित बने हुए अधिनियम और उसकी व्यवहारिकता इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं आरबीआई एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इस अधिनियम में हम पढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, आरबीआई की स्थापना के लिए कौन से आयोग, कौन सी समितियां गठित हुई। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। भारत में रिजर्व बैंक अधिनियम की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे हुई थी। 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए एक बिल भारतीय विधायिका सभा में प्रस्तुत किया गया और अंततः 6 मार्च 1934 को रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ। इसमें टोटल 58 सेक्शन है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसने प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। यह जो एक्ट है यह 2 चरणों में लागू हुआ था। प्रथम चरण में यह केवल 1 जनवरी 1935 को लागू हुआ और 1 अप्रैल 1935 से इसकी बाकी बची हुई धाराओं को लागू किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई के जो भी प्रबंध मंडल है उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में। आरबीआई के प्रबंध मंडल में 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स और 15 डायरेक्टर्स होते हैं। आरबीआई के कार्यों को हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम आरबीआई एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई की सेक्शन 2E मीन्स आरबीआई धारा 2E जो है वो यह कहता है कि शेड्यूल्ड बैंक से तात्पर्य वह बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में जिन बैंकों का नाम शामिल है। इसकी धारा 17 क्या कहती है कि आरबीआई किस किस तरह के बिजनेस कर सकता है। आरबीआई के जो कार्य हैं उनमें आता है बिना ब्याज के जमाएं प्राप्त करना। आरबीआई बिना ब्याज के जमाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय आदि से प्राप्त करती है। अब देखो, आरबीआई जो है उसका कार्य केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही नहीं है। आरबीआई बिलों का क्रय विक्रय, उनका डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग का कार्य भी करता है। लेकिन ये जो बिल है वो 90 दिन से ज़्यादा की अवधि के नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई के कार्य हैं लघु उद्योगों के वित्तीय बिलों को पुनर्कटौती करना, जिनकी अवधि 12 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई के कार्यों में आता है आरबीआई विदेशी मुद्रा का लेन देन करता है और विदेशी मुद्रा के लिए ट्रेजरर का भी काम करता है, कस्टोडियन का काम भी आरबीआई करता है। उसके अलावा आरबीआई बैंक्स को ऋण देता है। आरबीआई बैंक्स को जो ऋण देता है उसके लिए है सेक्शन 18 के अनुसार आरबीआई हमारे देश के जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स है, अनुसूचित बैंक है और जो भी सहकारी बैंक है उनको प्रॉमिसरी नोट्स की धरोहर पे, प्रॉमिसरी नोट्स की कोलेटरल पे ऋण प्रदान करता है। उसके बाद में आता है आरबीआई सेक्शन 19। आरबीआई का जो सेक्शन 19 है वह उन बिज़नेस को डिस्क्राइब करता है जो बिज़नेस आरबीआई नहीं कर सकता है, अर्थात वे कार्य जो आरबीआई के लिए करना वर्जित है। देखिए, आरबीआई के लिए कौन से कार्य करना वर्जित है। आरबीआई जो है वो किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय स्टार्ट नहीं कर सकता है। नहीं आरबीआई किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकता है, नहीं किसी कंपनी के शेयर्स की कोलेटरल पे ऋण दे सकता है। आरबीआई जो है वह किसी भी करंट अकाउंट या अन्य किसी अकाउंट के डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था
आरबीआई जो गवर्नमेंट से लोन लेता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करता है। उसके बाद आता है आरबीआई जो है वो एक लेमैन को, सामान्य नागरिकों को ऋण नहीं दे सकता है। उसके अलावा आता है कि आरबीआई किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के कोलेट्रल के ऊपर लोन नहीं दे सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको आरबीआई नहीं कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आरबीआई का सेक्शन 20, आरबीआई की धारा 20 क्या कहती है। देखिए, आरबीआई की जो धारा 20 है वो यह बताती है कि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। आरबीआई एक्ट की धारा 20, 21 और 22, सेक्शन 20, 21 और 22 वो सारे प्रावधानों के बारे में बताता है कि रिजर्व बैंक सरकार के बैंक एजेंट या सलाहकार के रूप में क्या क्या कार्य करता है। तो इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 20 जो है वो उन सारे कार्यों के बारे में बात करता है जो एक पब्लिक डेट्स के मैनेजमेंट के लिए आरबीआई परफॉर्म करता है। पब्लिक डेट्स के मैनेजमेंट से हमारा आशय यहाँ पे क्या है, देखिए, सरकार के जो भी टैक्स है उनको कलेक्ट करना, गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन दे रखे हैं तो उन लोन्स का संग्रह करना, तो ये डेट्स मैनेजमेंट के कार्य भी आरबीआई परफॉर्म करता है अंडर सेक्शन 20। उसके बाद में सेक्शन 21 जो है वो यह बताता है कि आरबीआई बिना ब्याज के सरकारी जमाएं प्राप्त करता है। हमने आरबीआई के कार्यों में पढ़ा था कि वह गवर्नमेंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और बदले में इंटरेस्ट पे नहीं करता है। तो ये गिवन है अंडर सेक्शन 21। उसके अलावा आरबीआई जो है पब्लिक डेट्स का रीपेमेंट प्राप्त करता है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है तो उसका रीपेमेंट करता है, उनके इंटरेस्ट का पेमेंट भी करता है, तथा गवर्नमेंट के लिए अन्य तरह के फंड्स का भी अरेंजमेंट आरबीआई करता है। तो ये सब है सेक्शन नंबर 22 में। उसके बाद सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 जो है, सेक्शन 23, 24 और 25 ये जो है वो आरबीआई के नोट निर्गमन से संबंधी प्रावधानों का वर्णन करते हैं। सेक्शन नंबर जो 22 है वो ये कहता है कि आरबीआई के पास नोट निर्गमन, करेंसी इशू करने का एकाधिकार है। करेंसी नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे नोट निर्गमन का। करेंसी दो प्रकार की है इंडिया में, पेपर नोट्स और कॉइन्स। कॉइन्स इशू आरबीआई नहीं करता है, तो यहाँ पे आरबीआई बैंक नोट्स इशू करने का एकाधिकार रखता है। उसके बाद में जो धारा 23 है, सेक्शन 23 है, वो ये कहता है कि आरबीआई अपने नोट्स, आरबीआई जो भी बैंक नोट्स इशू करता है उसके लिए एक अलग से विभाग बना हुआ है, नोट निर्गमन विभाग, नोट इशू डिपार्टमेंट। उसी के द्वारा आरबीआई नोट निकालता है। सेक्शन 24 ये कहता है कि आरबीआई को क्रमशः 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 ये सारी करेंसी नोट्स निकालने के लिए उसके पास अधिकार है। और अगर ना आरबीआई इनके अलावा कोई भी नॉमिनेशन का नोट निकालना चाहता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से निकाल सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा एट प्रेजेंट इंडिया में 2000 की करेंसी चलन में है, तो वो उस वक्त की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर डिसाइड कर सकता है। लेकिन आरबीआई के जो भी नोट्स है उनको हम कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति इन करेंसी को रखता है उनका फ़ायदा देने का जो भी गारंटी है वो गवर्नमेंट की है। मीन्स आपके पास में अगर 500 रुपये है तो उस 500 रुपये का फ़ायदा आपको मिलेगा। दीज आर लीगल टेंडर्स जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अबाइड होती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 27। सेक्शन नंबर 27 जो है वो यह कहता है कि द बैंक शैल नॉट री इशू बैंक नोट्स विच आर टॉर्न, डीफेस्ड और एक्सेसिवली सॉइल्ड। मीन्स फटे पुराने गले हुए नोटों को आरबीआई री इशू नहीं करता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 जो है वो आरबीआई को एक विशेष प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार भी प्रदान करता है।
वह जो विशेष प्रकार के नोट है वो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं होते, बल्कि आसपास के किसी भी देश मीन्स उस तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से जिस देश के लिए वह विशेष नोट जारी किए गए हैं केवल वहीं के लीगल टेंडर होंगे, इंडिया में वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 29, धारा 29 क्या कहती है। सेक्शन नंबर 29 ये कहती है कि आरबीआई के द्वारा जारी किए गए बैंक नोट्स स्टाम्प ड्यूटी के पर्पज से एग्जम्प्टेड रहेंगे, मीन्स उनके ऊपर किसी तरह का स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 31 जो है वह आरबीआई के अलावा, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा बाकी सबको प्रतिबंधित करता है कि कोई भी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा बियरर प्रॉमिसरी नोट न तो लिख सकते हैं, न एक्सेप्ट कर सकते हैं, न इशू कर सकते हैं। व्हाट इज़ बियरर प्रॉमिसरी नोट? देखिए जैसे 500 रुपये का करेंसी नोट है तो वो एक तरह का बियरर प्रॉमिसरी नोट है, मतलब जिसके पास वो 500 रुपये होंगे उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। उस 500 रुपये के नोट पे किसी भी होल्डर बियरर का नाम नहीं लिखा होता है। तो इस तरह के बियरर प्रॉमिसरी नोट्स केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ही इशू कर सकता है। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 है कि जो एसेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट, जो भी इंडिया का इशू डिपार्टमेंट है उसकी एसेट्स गोल्ड, बुलियन इन दोनों के फॉर्म में हो सकती है और यह 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी किसी कंट्री का एपेक्स बैंक करेंसी जारी करता है तो उसके पीछे उसे किसी न किसी प्रकार के कोष रखने होते हैं। यह कोष रखने की जो व्यवस्था है ये समय के हिसाब से बदलती रहती है। इंडिया में पहले प्रोपोर्शनेट फिर परसेंटेज इस तरह की अलग अलग कोष विधियाँ थी, जो कि वर्तमान में है मिनिमम कोष विधि, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह मिनिमम रिजर्व कितने का होगा? 200 करोड़ रुपीज़ का। यह 200 करोड़ रुपीज़ में से 115 करोड़ रुपए की 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और बचे हुए 85 करोड़ का गोल्ड या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी हो सकता है। आरबीआई के बचे हुए सेक्शन हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।